आइए आज एक सफर पर चलते हैं। एक ऐसे सफर पर जो हमें समय में अरबों साल पीछे ले जाएगा। धूल के एक बादल से लेकर उस दुनिया तक जिसे हम आज अपना घर कहते हैं, ये है पृथ्वी के बनने की एक अविश्वसनीय कहानी। जरा सोचिए, जिस धरती पर हम आज खड़े हैं वो कभी उबलते हुए लावा का एक धधकता हुआ गोला थी। जीवन का कोई नामो निशान नहीं। आज की इस हरी भरी दुनिया से कितनी अलग है ना। तो सवाल ये उठता है कि आखिर ये बदलाव हुआ कैसे? लावा के एक गोले से हमारा ग्रह कैसे बना? ये पानी कहाँ से आया? और हमारा चांद वो कैसे बना? चलिए इस ब्रह्मांडीय पहेली को सुलझाने के लिए समय में पीछे चलते हैं। हमारी कहानी शुरू होती है आज से लगभग 4.6 अरब साल पहले। उस वक्त हमारा सोलर सिस्टम था ही नहीं, बस सितारों के बीच धूल और गैस का एक बहुत बड़ा ठंडा बादल तैर रहा था। इस खालीपन में बस धूल और गैस का एक बहुत बड़ा बादल था। इसी को हम आज सोलर नेब्यूला कहते हैं। समझिए, ये वो कच्चा माल था जिससे हमारा पूरा सोलर सिस्टम बनने वाला था। और लाखों सालों तक ये बादल बस ऐसे ही शांति से घूमता रहा। फिर अचानक पास में ही एक विशाल तारे में जोरदार धमाका हुआ, एक सुपरनोवा। इस धमाके की शॉकवेव ने नेबुला को हिला दिया और उसने अपनी ही ग्रेविटी के कारण अंदर की तरफ सिकुड़ना शुरू कर दिया। और जैसे जैसे ये बादल सिकुड़ता गया, ये एक चपटी घूमती हुई डिस्क में बदल गया। और मजे की बात यह है कि इसी वजह से आज हमारे सोलर सिस्टम के सारे ग्रह लगभग एक ही प्लेन पर सूरज का चक्कर लगाते हैं। इसी से हमारे सोलर सिस्टम को इसका स्टेबल स्ट्रक्चर मिला। इस डिस्क के एकदम सेंटर में दबाव और गर्मी इतनी ज्यादा बढ़ गई कि न्यूक्लियर फ्यूजन शुरू हो गया। और बस इसी से जन्म हुआ हमारे सूरज का। सूरज ने नेबुला का लगभग सारा का सारा मटेरियल, मतलब 99.8% अपनी तरफ खींच लिया। तो अब यहाँ एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है। अगर सूरज ने ही लगभग सब कुछ ले लिया, तो फिर बाकी ग्रह, चांद, एस्टेरॉयड, ये सब उस बचे खुचे 0.2% से कैसे बने? यहीं से ग्रहों के बनने की एक बहुत ही वायलेंट कहानी शुरू होती है। ग्रहों के बनने का जो प्रोसेस था, जिसे हम एक्रीशन कहते हैं, वो कोई शांत प्रोसेस नहीं था। बहुत ही उथल-पुथल और टकराव से भरा था। समझिए कि एक कॉस्मिक कंस्ट्रक्शन साइट चल रही थी। और ये सब बहुत छोटे लेवल से शुरू हुआ। धूल के कण आपस में चिपकने लगे, जिनसे छोटे छोटे पत्थर बने। लाखों सालों में ये पत्थर जुड़कर किलोमीटर जितने बड़े पिंड बन गए, जिन्हें हम प्लैनेटेसिमल्स कहते हैं। और फिर इन्हीं प्लैनेटेसिमल के आपस में टकराने और जुड़ने से प्रोटोप्लैनेट बने, यानी ग्रहों के शुरुआती रूप। धरती के इतिहास के इस शुरुआती दौर को हेडियन ईयॉन कहते हैं, जिसका नाम ग्रीक देवता हेडीज के नाम पर है। और ये नाम एकदम परफेक्ट है, क्योंकि उस वक्त धरती सच में नरक जैसी थी। लगातार हो रहे टकरावों की वजह से ये पिघले हुए लावा का एक धधकता हुआ समुंदर थी। लेकिन अब आती है सबसे हैरान करने वाली बात। इसी भयानक दौर में धरती को अपना पानी मिला। जी हाँ, बर्फ से भरे धूमकेतु और एस्टेरॉयड जब धरती से टकराए, तो वो अपने साथ हमारे महासागरों का पानी लेकर आए। अब बात करते हैं धरती के शुरुआती दिनों की, सबसे सबसे जरूरी घटना की, वो टक्कर जिससे हमारा चांद बना। देखिए, वैज्ञानिकों के पास पहले चांद के बनने को लेकर कई आइडिया थे कि शायद धरती ने उसे अपनी ग्रेविटी से पकड़ लिया, या दोनों साथ साथ बने, या फिर चांद तेजी से घूमती धरती से ही टूटकर अलग हो गया। लेकिन इनमें से कोई भी थ्योरी सबूतों पर खरी नहीं उतरी। आज जिस थ्योरी को सबसे ज्यादा सही माना जाता है, वो है जायंट इम्पैक्ट हाइपोथेसिस। इसके मुताबिक करीब 4.5 अरब साल पहले मंगल ग्रह के साइज का एक प्रोटोप्लैनेट, जिसका नाम था थिया, वो हमारी युवा धरती से सीधा टकरा गया। ये टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि इसके दो बहुत बड़े नतीजे निकले। एक तो टक्कर से जो मलबा अंतरिक्ष में फैला, उसी से जुड़कर हमारा चांद बना। और दूसरा, इसी टक्कर ने धरती को अपनी एक्सिस पर 23.5 डिग्री झुका दिया। और यही झुकाव है जिसकी वजह से आज हमारे ग्रह पर मौसम बदलते हैं। बाहर की उथल-पुथल के बाद अब कहानी ग्रह के अंदर की तरफ मुड़ती है। लावा का वो एक जैसा गोला एक लेयर्ड, स्ट्रक्चर्ड प्लैनेट में कैसे बदला? इसका जवाब है एक प्रोसेस में, जिसे कहते हैं प्लैनेटरी डिफरेंशिएशन। सोचिए, जब आप किसी चीज को घुमाते हैं, तो भारी चीजें नीचे बैठ जाती हैं और हल्की ऊपर आ जाती हैं। बस धरती के साथ भी यही हुआ।
लोहा और निकिल जैसे भारी तत्व सेंटर की तरफ चले गए और सिलिकॉन जैसे हल्के तत्व सतह की ओर आ गए। इसी प्रोसेस ने धरती की जानी पहचानी लेयर्स बनाई, क्रस्ट, मैंटल और कोर। लेकिन इससे भी ज्यादा जरूरी ये था कि इसने लिक्विड और सॉलिड लेयर्स भी बनाई, जैसे कि लिक्विड आउटर कोर और सेमी मोल्टन मैंटल। यही हमारे ग्रह पर होने वाले ज्वालामुखी और भूकंप जैसी एक्टिविटीज को कंट्रोल करते हैं। और वो जो लिक्विड आउटर कोर है ना, उसमें बहते हुए पिघले लोहे ने एक बहुत ही कमाल की चीज बनाई। जब ये कंडक्टिव लिक्विड घूमता है तो इससे बिजली बनती है और उसी से पैदा होती है एक विशाल मैग्नेटिक फील्ड। ये मैग्नेटिक फील्ड हमारे लिए एक अदृश्य सुरक्षा कवच की तरह है। ये हमारे एटमॉस्फेयर को सूरज से आने वाली खतरनाक सोलर विंड्स से बचाती है। इसके बिना हमारा एटमॉस्फेयर कब का अंतरिक्ष में उड़ गया होता और धरती भी मंगल की तरह एक बंजर बेजान ग्रह होती। तो अब तक की कहानी से ये साफ है कि कैसे एक के बाद एक घटनाओं ने हमारी दुनिया को रहने लायक बनाया। जीवन के पनपने के लिए सब कुछ एकदम परफेक्ट होना था। अपने तारे से सही दूरी, एटमॉस्फेयर को बनाए रखने के लिए सही साइज, एक मैग्नेटिक शील्ड, लिक्विड पानी और एक बैलेंस्ड ग्रीन हाउस इफेक्ट। इन सभी शर्तों का पूरा होना बहुत जरूरी था। जब हम इस पूरे सफर के बारे में सोचते हैं तो एक बात बिल्कुल साफ हो जाती है। हमारे ग्रह का होना घटनाओं की एक असाधारण और शायद बहुत ही दुर्लभ कड़ी का नतीजा है। ये हमें याद दिलाता है कि हमारी ये दुनिया कितनी कीमती है और शायद इस विशाल ब्रह्मांड में कितनी अकेली भी।